चलिए, हो गया सवाल आप लोगों से। आप ध्यान से देखिएगा कि बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वह 4:1 का है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4:1 का है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वर्ग है आपका और इस वर्ग का प्रत्येक भुजा का लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए कि आयत का परिमाप क्या होगा? यह आपसे पूछा है। आयत का परिमाप कितना आया? 40। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर वर्ग का प्रत्येक भुजा 8 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पहले बता दीजिए। 64 हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अनुपात में अगर आपका यहां गुणनफल करना पड़े तो 4 और 1 का गुणनफल कितना? 4 हो जाएगा। और इसका एरिया और आयत का एरिया बराबर है, यानी कि अगर वर्ग का एरिया 64 है तो आयत का भी एरिया 64 होना चाहिए कि नहीं? तो आयत का एरिया 64 होना चाहिए, तो 64 से कंपैरिजन कीजिए। अब ध्यान से, प्लस और माइनस में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन गुणनफल में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है। अरे, एरिया क्या होता है? लंबाई का और चौड़ाई का गुणनफल होता है। अगर आप इसको x मानिएगा, इसको x मानिएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं गुना करने के बाद? तो x स्क्वायर जब कीजिएगा तो x का वैल्यू अंडर रूट आएगा। तो आप यहां से सिंपली सोचिए कि 4 का कितना गुना है? ये 64, 16 गुना। तो 16 का अंडर रूट आप ले लीजिए, कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये एक्चुअल में है आपका अंडर रूट 16 का गुना। तो जब भी गुणनफल रहे तो आप उसके स्क्वायर रूट का कंपैरिजन कीजिएगा, है कि नहीं? तो यानी कि 4 गुना हुआ, तो अब बताइए कि यह इसका 4 गुना हुआ कि नहीं? 16। चौड़ाई भी 4 गुना हुआ कि नहीं? 20। तो आपका परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर यही ना होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई कितना? 16 4 20, यानी कि 40 आ जाएगा। ये आसान सा सवाल था आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। नहीं तो x मानिएगा तो आप क्या कीजिएगा? 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर बराबर 64। आप देखिए ना, 4x स्क्वायर बराबर 64, तो 4 से कट गया 16 बार में, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। तो जब भी गुणनफल का बात आए, कंपैरिजन कीजिए उसका अंडर रूट लेके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब बताइए कि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित करने पर उत्तर जो है 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब, ठीक है। और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उत्तर कितना प्राप्त होता है? 27। तो गोले की त्रिज्या यानी कि आर निकालना है आपको। तो आप बताइए, यहां से पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो r/3 बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा?
81 इतना ही आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, है ना। सिर्फ फार्मूला पे बेस्ड है। गोले का आयतन 4/3πr³, उसमें भाग दिए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² से, वो 27 के बराबर है। यहां से आर का वैल्यू 81 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका कितना आया? 60। देखिए ना, एक आयत की एक भुजा, अब वह भुजा लंबाई भी हो सकती है चौड़ाई भी हो सकती है। 12 मीटर है और इसका विकर्ण जो है 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल। आप बताइए कि ये आयत है, ठीक है, इसका एक भुजा मान लीजिए कि यह 12 है ना, और ये लंबाई है आपको पता नहीं, तो आप बताइए कि विकर्ण क्या होता है? ये होता है। और आयत का हर एक शीर्ष जो होता है वह 90 डिग्री का होता है ना। तो अगर ये 12 है और विकर्ण ये 13 है, तो 5 12 13 का आपका होता है कि नहीं ट्रिपलेट। तो यानी कि लंबाई 5 हो गया, चौड़ाई 12 हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, 60 हो जाएगा। अब इससे भी आसान कोई सवाल है क्या? चलिए नेक्स्ट, क्या बोला है? इसका कोई किए हैं? त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है के रूप में दी गई है। उससे संबंधित ऊंचाई का सम्मुख शीर्ष से अनुपात क्या होगा? आप ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज का तीनों भुजा, एक भुजा ए है, एक भुजा मान लीजिए बी है, एक भुजा सी है, ठीक है। अगर इस शीर्ष से इस पे लंब डालेंगे तो यही उसका ऊंचाई होगा, ठीक है। संबंधित ऊंचाई यानी कि लंब ही तो उसका ऊंचाई होगा। यहां से इस पे लंब डाले, ये लंब हो गया, मान लीजिए कि ये लंब H1 है। इस शीर्ष से सामने वाले पर डाले आप, ये ऊंचाई आपका मान लीजिए कि H2 है, और इस शीर्ष से यहां पर लंब डाले और ये ऊंचाई मान लीजिए आपका H3 है, ठीक है। आपसे जो पूछा है तीनों ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो जब भी त्रिभुज का भुजा दिया रहे और उसके ऊंचाई का अनुपात पूछे, तो आप याद रखिएगा H1 किस पे डाला गया है? भुजा ए पर, तो ए का उल्टा हो जाएगा अनुपात। H2 किस पे डाला गया है? बी पर, तो बी का उल्टा ले लीजिएगा। और H3 किस पे डाला गया है? सी पर, तो किस सी का उल्टा ले लीजिएगा। यानी कि यही आपका रेशियो होता है ऊंचाई का। आप बताइए ए का मान कितना आप मान रहे हैं? 6 मान रहे हैं, तो 1/6। बी कितना मान रहे हैं? 11, तो 1/11। सी कितना मान रहे हैं? 1/13। आप बताइए 6 11 13 इसी अनुपात में आएगा, तो 6 11 13 का एलसीएम लीजिएगा तो सबको आपस में गुना करना पड़ेगा। तो सब में 6 गुना 11 गुना 13 से गुना कर दीजिए, तो क्या बचेगा? 6 6 कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? 11 गुना 13 बचेगा, और इसमें 11 11 कट जाएगा, तो 6 गुना 13 बचेगा, है ना। और इसमें 13 13 कट जाएगा, तो 6 गुना 11 बचेगा। यही अनुपात तो होगा। तो ये 143 हो गया, ये 78 हो गया, और ये कितना हो गया? 66। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। तो आप बताइए, ये 5 सेंटीमीटर का दूरी है, केंद्र से जैसे ही आप जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटा जाता है। तो लंब डाले तो जीवा आपका 2 बराबर भाग में बटेगा, यहां से यहां तक 12 हो जाएगा और यहां से यहां तक 12 हो जाएगा। तो आप बताइए, ये 5 है, ये 12 है, तो ये त्रिज्या नहीं हो गया, त्रिज्या कितना हो गया? 13। ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वह 56 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो आपका समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज होता है आपका चारों भुजा जो है वह बराबर होता है, ठीक है। अगर चारों भुजाओं का योग 56 है तो चारों भुजा कितना कितना का होगा? 14 14 का होगा कि नहीं? 14 14 का होगा। अब बोला क्या है कि उनमें से एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण ये वाला लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यदि एक विकर्ण की लंबाई आपका 26 है तो मान लीजिए कि यह 13 है, तो यह 13 होगा, 2 बराबर भाग में बटेगा। और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप बताइए कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण हो गया, ये आपका 13 है, अगर ये वाला भुजा पता चल जाए तो इसका दोगुना ही तो ये पूरा विकर्ण हो जाएगा कि नहीं? क्या कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये आपका 90 पर प्रतिच्छेद करता है। आप मान लीजिए कि ये वाला भुजा आपको निकालना है, अगर ये आप ए बी, ये सी, ये डी है, ये ओ है, तो ओ डी ए ओ बराबर क्या आप लिखिएगा? 14 का स्क्वायर अब माइनस 13 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना? 196 और 169, तो यह कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 को आप क्या लिखते हैं? 3√3। तो यानी कि AO 3√3 है, तो उसका 2 गुना AC हो जाएगा, दूसरे विकर्ण की लंबाई 2 गुना 3√3, यानी कि 6√3 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी पता है तो सवाल में फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या?
फॉर्मूला मान लीजिए नहीं याद है तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ना। आज लगता है एडवांस आपका शुरू में ही है ना, नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा इसका कोई बनाए हैं, कितना आया? 10/√3 आया जी, नहीं बनाए 10√3। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है। देखिएगा एक खड़ा पेड़ है, ये पेड़ कहीं मान लीजिए कि आधा रूप से यहां से टूटा, ठीक है, यहां से टूट गया और गिरकर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे ही ऊपर का भाग टूट के गिरेगा इस तरह से, तो भूमि के साथ ये आपका 30 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है। पेड़ का जड़ ये है और भूमि को स्पर्श करने वाला सिरे के बीच की दूरी, भूमि को स्पर्श करने वाला सिरा तो ये है, इसके बीच की दूरी जो है वह 10 मीटर है। तो पेड़ का ऊंचाई, अच्छा पेड़ का टोटल ऊंचाई क्या होगा? ये हाइट और ये भी तो टूट के गिरा है, तो ये हाइट प्लस ये हाइट दोनों हो जाएगा जोड़ के। टोटल पेड़ का ऊंचाई, ये खड़ा पेड़ है, आंधी के कारण जो है ये ऊपर से टूट गया, टूट के यहां लटक के यहां 30 डिग्री का कोण बनाया। तो पेड़ का टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट और ये वाला, यानी कर्ण वाला और लंब वाला। आप बताइए कि अगर आपका 90 डिग्री के साथ 30 डिग्री हो तो आपका रेशियो क्या होता है? 1:, ये √3 होता है। √3 का कंपेरिजन 10 से कीजिएगा तो ये आपका 10/√3 गुना है। तो √3 गुना ये भी होगा 10/√3 गुना, तो ये कितना हो गया? 10/√3। और यह भी आपका होगा 10/√3 गुना, तो ये कितना हो गया? 20/√3। पेड़ की टोटल ऊंचाई 10√3 प्लस 20√3 यानी कि 30/√3 हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलकर 3 हो गया, 10 बार में कटा तो 10√3। आप यही निकाल के छोड़ दिए, 10/√3 आपका आंसर हो गया। इसको कौन करेगा? ये भी तो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा ही है ना, तो दोनों जुड़ेगा तब पेड़ की कुल लंबाई निकलेगी, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही, डी होगा ना 10√3। चलिए नेक्स्ट। ये जो है आपका 30 डिग्री का है, 1, ये 2, ये √3। एक 60 डिग्री भी होता है, एक पहले 45 भी होता है, 1, 1, ये √2। और एक होता है 60 डिग्री, तो आपका ये होता है √3, ये होता है 2 और ये होता है 1, ठीक है। ये तीनों रेशियो हमेशा याद रखिएगा। लिख लिए? चलिए नेक्स्ट करते हैं।
देखिएगा, बिंदु -2 और 2 और 10 -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का आंतरिक तौर पर 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या है? आप ध्यान से देखिएगा, ये एक बिंदु है, मान लीजिए कि ये x1 है, y1 है, ठीक है। एक रेखाखंड का दूसरा बिंदु है आपका, ये x2 है, y2 है, ठीक है। इस रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित मान लीजिए ये कर रहा है, जो कि m/n के रेशियो में। तो यहां पर जो निर्देशांक बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, x कोऑर्डिनेट यही बनेगा, m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट बनेगा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट बना लीजिए y, तो आपका होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटे में m प्लस n। यही निर्देशांक आपसे पूछा है। आप बताइए, x1 y1 के जगह यहां पर क्या है, -2 और 2 है, और यहां पर कितना है, 10 और -6 है। m कितना है यहां पर, 3 है, और n कितना है, 1 है। अब इसमें बिठा दीजिए ना, आप बताइए m कितना, 3, 3 गुने 10 कितना, 30। अब देखिएगा nx1, 1 गुने x1 2 है, तो -2 हो जाएगा, m प्लस n यानी कि 4, my2 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, -18 प्लस ny1, 1 गुना 2, 2 बटे में 4, ये 28/7, 4, तो ये 7 हो गया, और ये -16/4, तो -4 हो गया। तो 7 और -4, ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट का। हाँ, पहला वाला सेट में भी शायद दिए थे, सबसे फर्स्ट वाले में। अच्छा, तो बीच बीच में गैप देंगे तब ना देखेंगे कि आपको याद है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला अपना ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, पाई चार्ट का आपका सवाल है। वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों के द्वारा की गई कुल बिक्री दर्शाता है ना। सब तरह का आपका मोबाइल का कंपनी है ना। जैसे सैमसंग 18% बिक्री है, एप्पल 18% है, वीवो 6%, ओप्पो 7%, हुवाई होगा एक अन्य, इसमें आ गया 40%। अन्य के बिक्री के अनुरूप वृत्तखंड का अंश डिग्री में कितना होगा, यह पूछा है। तो सभी मिलाकर आपका 100% है। तो 100% का वैल्यू जो होता है वह 360 डिग्री। अगर पूरा का पूरा डिग्री का बात कीजिएगा तो कितना डिग्री टोटल, 360, और प्रतिशत में पूरा का पूरा पूछिएगा तो 100%। आपसे अन्य का पूछा है, यानी कि 40% का वैल्यू डिग्री में पूछा है, तो 40% का वैल्यू निकाल लीजिए। 360 बटे में 100 अगुना 40, है ना। तो यह आपका 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 36 चौके 144 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह का भी सवाल आएगा, लॉलीपॉप सवाल है, तुरंत आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट।
देखिएगा, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर तय करता है। कैसे? धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में अगर नाव की चाल x मानते हैं और धारा की चाल y मानते हैं, धारा के दिशा में चाल कितना हो गया? x प्लस y हो गया। 2 घंटे में 16 किलोमीटर का दूरी तय करता है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो 16 किलोमीटर दूरी हो गया, समय कितना हो गया? 2। तो ये कितना हो गया? 8। उसके बाद कहता है कि यदि वह समान समय में यानी कि 2 ही घंटा में धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? x माइनस वाई। आधी दूरी तय करता है। तो आधी दूरी ये 16 किलोमीटर का आधा दूरी कितना? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर समान समय यानी कि 2 घंटा में, तो कितना चाल होगा आपका? चाल बराबर दूरी बटा में समय यानी कि 4। x प्लस वाई का वैल्यू 8, x माइनस वाई का वैल्यू 4। आपसे धारा की गति पूछा गया यानी कि छोटा का चाल पूछा गया। तो छोटा का चाल क्या हो जाता है? दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिए। तो 8 में से 4 गया, 4 भागा 2 दे दीजिए, तो 2 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर 9 की चाल बड़ा चाल पूछता तो क्या करते? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ये कोई किए हैं? 6 मीटर। देखिएगा, एक बस जो है क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहा है। ठीक है, साइकिल 2 साइकिल है, बस के दिशा में ही चल रहा है। एक साइकिल सवार जो है 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, दूसरा साइकिल सवार जो है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। दोनों साइकिल सवार और बस सभी एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, और बस जो है पहला साइकिल सवार को 4.5 सेकंड में और दूसरा साइकिल सवार को 9 सेकंड में पार कर जाता है। तो बस का लंबाई, सबसे पहले ये सोचिए कि बस अगर किसी व्यक्ति को पार करेगा तो कितना दूरी तय करेगा? बस खुद की लंबाई तय करेगा, है ना। तो आप बताइए, पहले तो बस भी चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, तो आप बताइए कि बस का चाल अगर कुछ रहा होगा तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। उस आदमी के द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा? पहला आदमी के द्वारा तय किया गया दूरी, फर्स्ट आदमी के द्वारा दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। इस चाल को आप क्या कीजिए, सेकंड में तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5/18। अब समय है 4.5। यहां से आप अगर इसको हटा लीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और यहां से हटा लीजिएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 10 2 बार में। ठीक है, 5 × 45, 5 दूना 10, 9 से 2, तो ये कितना? 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 96, 12 बार में। यानी कि 12 मीटर का दूरी वह साइकिल सवार जा चुका होगा बस उस तक पहुंचने से पहले। दूसरा साइकिल सवार कितना दूरी तय किया होगा? दूरी बराबर चाल गुने समय। दूसरा साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 5/18 गुना कितने सेकंड में? 9 सेकंड में।
तो 9 सेकंड में हो गया। तो 9 दूना 18, तो ये हो गया 30 मीटर। दूसरा साइकिल सवार 30 मीटर का दूरी तय कर लिया। अब मान लीजिए कि बस की लंबाई जो है आपका, बस की लंबाई जो है आपका, लंबाई पूछा है। तो अच्छा, बस का चाल, बस की लंबाई मान लीजिए कि x है। आप कोई भी साइकिल सवार अगर आपका को पार करेगा तो बस का चाल तो वही रहेगा, चाहे पहला साइकिल सवार को पार करे या दूसरा साइकिल सवार को पार करे, बस तो उसी चाल से चलेगा ना। यानी कि चाल को बराबर कर दीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो आप बताइए कि दूरी बटे में समय, तो कितना दूरी अगर पहले वाले को पार करेगा तो 12 मीटर है और बस की लंबाई x है ना। कितने समय में? 4.5 सेकेंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर दूसरे को पार करेगा तो 30 प्लस x बटे में ये कितना? 9 सेकेंड। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अगर इसको आप दशमलव हटा दिए तो 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 पचे 45, 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया? 24 प्लस 2x बराबर 30 प्लस x। x का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि बस की लंबाई कितनी मीटर है? 6 मीटर है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। हाँ, देखिए ना, आपका बस और आदमी दोनों चल रहा है। तो जब आपका बस यहां पर है, मान लीजिए कि आदमी यहां पर है, तो बस भी चला, आदमी भी चला, है ना। तो बस आदमी तो कुछ दूरी तय कर लिया ना। तो बस आदमी तक पहुंचेगा, पूरा पार करेगा, तो आदमी कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। आदमी का चाल कितना? 9.6। कितना समय में पार करता है? 4.5 सेकंड तक तो आदमी भी चला होगा, तो उसका 4.5 सेकंड ले लिए। तो आदमी इस हिसाब से कितना मीटर चला? 12 मीटर चला। उसी तरह से दूसरा साइकिल सवार किस चाल से चल रहा है? 12। और वह कितना सेकंड तक चला होगा? 9 सेकंड तक चला होगा। तो कितना दूरी तय किया? 30 मीटर दूरी तय किया। अब जब बस पार करेगा तो आदमी के द्वारा जो तय किया गया दूरी आगे तक जा चुका है, उस ट्रेवल को भी न पार करेगा, उस दूरी को भी तो पार करेगा। तो कितना दूरी तय किया है पहला आदमी? 12। और ट्रेन बस अपना खुद का लंबाई भी पार करेगा, तो 12 प्लस x बटे में 4.5। कहे कि दोनों साइकिल सवार को पार करते वक्त बस का चाल एक समान रहेगा, तो चाल को बराबर कर लिए, यहां से x का वैल्यू निकाल लिए, है ना। डायरेक्ट चाल को घटा देते। अच्छा, समय को काहे घटाइएगा? मतलब कि एक दिशा में है तो यानी कि सापेक्षिक चाल आपका ये घट जाएगा। कितना हो जाएगा घटा के? 12.0 में से 9.6 घट गया, 4, और ये 2.4 हो गया। ठीक, इधर सेकंड कितना हो गया? 4.5, 4.5। ये दशमलव दशमलव उड़ गया, भाग दीजिएगा। हाँ, ये आपका क्या है? किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा। तो आपका 2.4 गुने 5 बटे 18। अच्छा, समय का अंतर ये 2.5 से गुना कर देंगे, 4.5 से ना, ये भी आ जाएगा। नहीं आ रहा है? ये तो हम नहीं सोचे, पता नहीं उससे आएगा कि नहीं। आप वो फॉर्मूला थोड़ा होता है, एक होता है दूरी बराबर होता है
चालों का गुणनफल बटे में चाल का अंतर गुना समय का अंतर होता है। लेकिन वो तब होता है जब दोनों चाल के द्वारा तय किया गया दूरी बराबर हो। दूरी कैसे बराबर होगा? ये तो 9.6 के रफ्तार से 4.5 किलोमीटर चला होगा, 4.5 सेकंड चला। भले दोनों को पार करते वक्त बस अपना दूरी तय कर, बस अपना लंबाई तय कर रहा है, लेकिन यह तो 4.5 सेकंड तक खड़ा नहीं था, ये तो चला था। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट दूरी तय किया है ना। इसलिए इसी तरीका से आपका यह सवाल बनेगा। कल का जो आपका सेट रहेगा पूरी तरह से सीजीएल का सेट रहेगा, और 2022, 23, 24 यही 3 साल का पूछा हुआ सवाल रहेगा। ठीक है। इसका कितना होगा? 3 घंटा 20 मिनट। देखते हैं। किसी खाली टंकी को एक पाइप जो है 4 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए कि एक कोई पाइप है वह 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है 10 घंटे में। ये खाली करने वाला पाइप है, ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। कहता है जब टंकी आधी खाली हो, पहले तो देख लीजिए टंकी का क्षमता कितना है, उसमें कितना लीटर पानी आता है। तो 4 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 लीटर उसमें पानी आता है। 1 घंटा में 4 लीटर भरता है, तो 20 लीटर भरने में 5, और इसको 2 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। यानी कि ये 5 लीटर भरेगा तो ये 2 खाली हो जाएगा। तो कहता है कि दोनों ही पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। टंकी जब आधा भरा हुआ है तो टंकी का कुल क्षमता 20 है, तो जब आधा भरा हुआ रहेगा तो कितना पानी होगा? 10 ही पानी होगा। इसी 10 पानी को भरने के लिए 10 भाग ही खाली होगा ना। इसी को भरने के लिए दोनों को लगा दीजिए, तो 5 - 2 3, तो यानी कि 3.1/3, तो 3 घंटा 20 मिनट हो गया। 60 से गुना कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। 20 टोटल क्षमता है आपका टंकी का, आधा भाग खाली है, तो यानी कि 10 भाग खाली है, 10 खाली है, 10 लीटर भरना है, यानी उसमें 10 लीटर दोनों मिलकर भरेगा। ये 5 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, तो 3 से बढ़ेगा। अब देखिएगा, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 12 आदमी से काम करवाइए या 24 लड़के से काम करवाइए, दोनों का इफिशियंसी काम करने का बराबर। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो 12 और 24 का एलसीएम ले लीजिए। 24, अगर 24 टोटल काम है तो एम जो है 2 के इफिशियंसी से और ये 1 के इफिशियंसी से, यानी कि एक आदमी का काम करने का इफिशियंसी कितना? 2, और एक लड़के का काम करने का इफिशियंसी 1। ठीक है। 24 आदमी और 12 लड़के अगर मिलकर उसी काम को करे तो कितने दिन में खत्म करेगा? आप देखिए, 12 आदमी को लीजिए या 24 लड़के को लीजिए। अगर मान लीजिए 12 आदमी को लिए तो कितना के इफिशियंसी से ये काम करेगा? 2 के इफिशियंसी से। कितने दिन में काम खत्म करेगा? 20 दिन में काम खत्म करेगा। यही आपका टोटल वर्क है। इसी वर्क को आप किससे करवा रहे हैं? 24 आदमी, तो 24 आदमी कितना के इफिशियंसी से? 2 के इफिशियंसी से, प्लस 12 लड़के, 12 लड़के कितना के इफिशियंसी से? 1 के इफिशियंसी से। कितने दिन में? डी दिन में। तो ये कितना हो गया? 48 12 60, यानी कि ये 24 गुने 20 बटे में 60 बराबर डी। 20 तिहाई 60, 3 8 24, डी बराबर कितना हो गया? 8 दिन हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही।
एलपी का अगर आप पिछला 2 साल का सेट उठाइएगा तो सेट में बिल्कुल जान नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर इस लेवल का तैयारी आप करके जाइएगा ना, इस लेवल का सवाल बना के, तो वहां पर एकदम बिल्कुल समय नहीं लगेगा, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो इसलिए तैयारी जो होना चाहिए ना, हमेशा थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का रहना चाहिए। इसलिए बीच बीच में आप सबका तो ये लेवल देंगे ही साथ सीजीएल का भी बीच बीच में सवाल दे देंगे, ताकि आपके अच्छे लेवल का तैयारी होते रहे। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए जो प्राप्त साधारण ब्याज है, कोई राशि है जिसको 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे लगाए तो कुछ साधारण ब्याज मिलेगा। यह साधारण ब्याज जो है 4,000 पर अगर उस राशि को 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते हैं तो उससे यह आधा साधारण ब्याज, यानी कि इस राशि पर 10 के दर से 2 वर्ष के लिए जो मिला साधारण ब्याज है उससे आधा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है, उससे आधा साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि पूछा है। तो पहले तो आप इस 4,000 पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए सीआई निकाल लीजिए, है ना। तो सीआई निकालने के लिए आप बताइए 10% आपका रेट है, 10% का वैल्यू 1/10, 2 वर्ष का निकालना है ना। तो पहले वर्ष का 10 है तो 1 आपका ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही आपका दूसरे साल में भी रहेगा, तो दूसरे साल में भी रहेगा 11 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए तो ये 100, ये कितना 121। आप बताइए 100 पर 121 मिल रहा है तो सीआई कितना मिला, 21 मिला आपका सीआई। आप बताइए एक्चुअल में मूलधन है कितना, 4,000 है, ये इसका कितना गुना, 40 गुना है। तो आप बताइए ना कि 21 का 40 गुना होगा कि नहीं, यानी कि 840 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका आधा एसआई है। तो आधा कितना हो गया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 420। दर क्या है आपका 8%, समय क्या है आपका 3 वर्ष। तो आपका मूलधन निकाल लीजिए, मूलधन बराबर क्या, ब्याज गुना 100 बटा में समय गुना दर 3 गुने 8, 3 से 140 बार में, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 25 चौके 100, ये आपका 2 सत्ते 14, 70 गुना 25, 25 सत्ते 70 गुना 25 कितना होगा, 1750, 1750 ही ना, 7 बजे 35, 7 दूना 14, 3 17, 1750 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट किया जाए। देखिएगा, किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे बना दे, 20,000। चलिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष का हो तो मूलधन का फॉर्मूला होता है डिफरेंस गुने 100 का क्यूब बटे में आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, डायरेक्ट होता है। आप बताइए डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 620 गुना
100 का क्यूब यानी कि 100 गुना 100 गुना 100 बटे में आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 300 प्लस 10, तो ये ऊपर में हो गया 620 गुने 1 पर 6 जीरो, 2 2 4 2 6 बटे में 100 गुने 310 यानी कितना हो गया 310 गुने 100, तो ये 3 जीरो तो आपका यहीं से कट गया, 31 दूना 62, 20,000 हो गया। ये फॉर्मूला पे हो गया, नहीं तो ट्री मेथड से भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 साल का दिया रहे तो डायरेक्ट पी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। और होता है, आप फॉर्मूला कितना लिखवाइएगा, फॉर्मूला का कमी थोड़ा है हम तो कहेंगे फॉर्मूला याद ही मत रखिए, कॉन्सेप्ट से बनाइए, अपना ट्री मेथड लगाइए, तुरंत बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोई एक रकम ब्याज से 20 का मतलब ये 20 साल में दोगुनी हो जाती है, तो कितने साल में यह 4 गुनी हो जाएगी 40 साल में। आप देखिए ना, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कितने साल में दोगुनी, तो दोगुनी का मतलब 2 माइनस 1 n माइनस 1 बटे में T1 यानी कि 20 साल, ये बराबर होता है N2, 4 गुना है तो 4 माइनस 1 बटे में निकाल लीजिए, तो ये कितना है जी 20 तिहाई 60 साल नहीं हुआ जी, 40 साल कैसे आ गया, 60 साल होगा। आपको याद होना चाहिए कि एक फॉर्मूला था, जब भी कितना भी गुना हो तो N1 माइनस 1 बटे में T1 बराबर होता था N2 माइनस 1 बटे में T2, यही ना फॉर्मूला होता था। तो N1 यहां पर कितना है 2 है, 2 गुना का मतलब 2 माइनस 1 बटे में T1 कितना साल में 20 साल में बराबर, बाद में कितना गुना चाहिए आपको 4 गुना, तो 4 माइनस 1 बटे में ये T2 निकाल लीजिए 60 साल। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये तो बहुत बहुचर्चित फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा, एक व्यापारी वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर सीपी अगर आपका 100 है तो एमपी आपका कितना हो जाएगा, 50% अधिक अंकित करता है तो 150 हो जाएगा। बाद में उस पर 20% का छूट दिया, छूट तो आपको किस पे देगा, एमपी पे ही देगा, 20% का डिस्काउंट है ना, तो एसपी यहां से निकल के आ जाएगा, एसपी बराबर कितना 20% का डिस्काउंट यानी कि 30 का डिस्काउंट 120, 100 का चीज 120 में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट, एक फल की दुकान में 40 सेब का क्रय मूल्य 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 40 का सीपी और 30 का एसपी ये आपस में बराबर है, तो दुकानदार के द्वारा अर्जित लाभ यानी कि सीपी बटे में यहां से एसपी अगर निकालना चाहिएगा आप, तो ये 0 0 तो कट गया, 3 बटे में 4, 3 का चीज 4 के पर बेच दिए तो 1 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत यहां से निकल के आ जाएगा,
लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य आपका 33.33%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु पर 12% लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य जो है 616 हो जाता है। यदि उस वस्तु को 462 रुपया में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले आपको क्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्रय मूल्य पता चलेगा तब ना देखेंगे कि 462 में बेचने पर कितना का हानि हुआ। आप बताइए 12% का लाभ जोड़ देते हैं तब विक्रय मूल्य कितना? 616। तो कोई भी क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत जोड़ देते हैं तभी ना विक्रय मूल्य बनता है। कोई भी सीपी कितना होता है? 100%। 12% जोड़ दिए यानी कि 112% का वैल्यू कितना? 616। यहां से सीपी 100% निकाल लीजिए। 616 बटे में 112 गुना 100, है ना। अगर कट रहा है तो कटाइए। 2 पंचे 10, 1 2 6 के 12 और 2 तिहाई 6, 0 2 अठे 16, 56 से कटेगा 14 से। हाँ 14 दूना 28, 2 14 दूना 28, 14 चौके 56, ये आ गया आपका 25 बार में। तो 25 गुने 22, 25 दूना 50, बाकी 5, 25 दूना 50। अब सीपी आपका है 550, एसपी आपका है, कह रहा है कितना में बेचने पर? 462 में बेचने पर। आप बताइए कि यहां से लॉस होता हुआ दिख रहा, कितने का लॉस? 8, 4 हो गया 8, 88 का लॉस हुआ ना। तो लॉस प्रतिशत निकाल लीजिए। लॉस गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 550। 0 से कट गया, 11 पच्चे 55, 11 अठे 88, यानी कि 16% का उसको हानि होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ए नंबर, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। आप बताइए 10% अधिक है, ए और बी के आय में अनुपात कितना हो जाएगा? बी की आय से ए अधिक है तो बी अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब बी की आय सी की आय से 5% कम है तो बी और सी का आय 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 ये है तो 1 कम, ये बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ए बी सी के आय का अनुपात, बी यहां पर 10 दिख रहा है, यहां पर 4 दिख रहा है, दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए दोनों को 20 बना दीजिए। तो इसमें 5 से गुना, यहां भी 5 से गुना हो जाएगा, यहां 2 से गुना, तो ये भी 2 से गुना। तो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, है ना, 22 20 25। 22 20 25। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। किसको माने? बी, आपको कौन ज्यादा है कौन कम है? बी की आय सी से 20%, जिससे कम है उसको 100 मानिए। तो सी को 100 मानिए, बी को 80 मानिएगा, है ना। इसलिए 4-5 का रेशियो हो गया ना। कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं उसी को मानिए 100। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर। मान लीजिए कि दो संख्या का अंतर जो है, दो संख्या का अंतर मान लीजिए x - y,
इसमें से बड़ा संख्या कौन हुआ? x हुआ। और छोटा संख्या कौन हुआ? y हुआ। अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या कौन है? x। x का 20% के बराबर है, ये इसका अंतर है ना। यदि छोटी संख्या 12 है, यानी कि y का वैल्यू 12 आपसे बोला है, तो ये कितना हो गया? x/5 हो गया। इधर आके x/5 घट जाएगा, तो 5x माइनस एक्स 4x/5 बराबर 12। x का वैल्यू निकल के आ गया 15, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त होते हैं, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 3% अधिक है। अगर हम न्यूनतम पासिंग मार्क्स को 100% तत्काल के लिए मान लें, तो 3% अधिक हो गया तो 103% हो गया कि नहीं? और 103% का वैल्यू कितना है? 515। तो 1% का वैल्यू कितना? 5। तो 100% जिसको हम लोग न्यूनतम पासिंग मार्क्स माने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स इसको माने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स 500 हो गया। यानी कि 500 लाने पर वह विद्यार्थी जस्ट पास होगा। यदि मोहन उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त किया, ये 710 अंक प्राप्त कर लिया मोहन, तो उसका उत्तीर्ण अंक ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत क्या होगा? यानी कि 500 से यह कितना अधिक ला रहा है अंक? 210 अधिक ला रहा है। तो कितना प्रतिशत अधिक लाया, ये आपसे पूछा है। तो 210 बटे में कितना में 500 अगुना 100, 0 0 कट गया, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 42% अधिक मार्क्स लाया है उत्तीर्ण अंक से। हो गया। चलिए नेक्स्ट। कितना आगा? 8। एक पीपा में शहद और पानी का अनुपात जो है, यहां पर शहद है, ये शहद है आपका, और ये पानी है। इसका अनुपात 5:2 है। ठीक है, 49 लीटर का मिश्रण है ये 5:2 के अनुपात में। इस अनुपात को शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाना है, यानी कि ये 7 और 4 बनाना है। इसमें क्या मिलाना चाहिए? पानी मिलाना चाहिए। अगर पानी मिलाएंगे तो शहद तो वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। तो शहद यहां आपका 5 है, यहां 7 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना। तो 5 7 का एलसीएम 35, तो इसको 35 बनाइएगा तो ये 7 7 पच्चे 35, इसको 5 से गुना कर दीजिए, ये 35 हो गया, है ना। इसमें 7 से गुना किए हैं तो यहां भी 7 से गुना कीजिए 14, और ये यहां भी 5 से गुना कीजिए तो 20 हो गया। आप बताइए कि 35 14 मिलाकर मिश्रण टोटल अनुपात में 49 है, सवाल में भी 49, 49 का वैल्यू 49 है, तो अनुपात में आप पानी कितना डाल रहे हैं? 14 से 20, यानी कि 6 डाल रहे हैं, तो 6 का वैल्यू भी 6 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, होगा ना। तो जो चीज डालते हैं वही चीज बढ़ता है, बाकी दूसरा चीज जो है वह अपरिवर्तित रहता है।
नेक्स्ट किया जाए। देखिए, एक व्यक्ति के पास 165 रुपये की धनराशि है, जिसमें 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट क्रमशः 3-2-1 के अनुपात में। देखिए, कितने प्रकार के नोट है? 3 प्रकार के नोट है। तीनों प्रकार का नोट, एक 5 रुपया वाला है, एक 10 रुपया वाला है और एक 20 रुपया वाला है। तीनों प्रकार के नोट की संख्या का अनुपात जो है वह 3-2-1 के अनुपात में है। आपको मूल्य एक्चुअल में दिया हुआ है टोटल 165 रुपया, तो मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। तो यहां से 5 रुपया का 3 नोट तो कितना मूल्य हो गया? 15। 10 रुपया का 2 नोट कितना मूल्य हो गया? 20। 20 रुपया का 1 नोट कितना मूल्य हो गया? 20। अनुपात में टोटल मूल्य हो गया कितना? 55। जबकि सवाल में दिया हुआ है टोटल मूल्य का वैल्यू 165। ये इसका कितना गुना? 3 गुना। 3 गुना। तो आप बताइए, आपसे पूछा है 20 रुपया के नोट का मूल्य क्या है? 20 रुपया के नोट का मूल्य 20 ही है ना, तो इसका कितना गुना? 3 गुना ले लीजिए। 60 रुपया मूल्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। कैसे 3 4 4 काट दीजिएगा? तो हाँ, 5 से काट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, काट सकते रेशियो अपने सबसे छोटे रूप में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत जो है 27 है। इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, 4 गो लगातार सम संख्या है। अगर सभी संख्या के बीच गैप है, कोई भी संख्या अगर लगातार होता है तो बीच में अंतर समान होता है। तो 4 गो है तो आपका बीच में यहां पर एवरेज होगा, और एवरेज आपको कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। तो हर एक सम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। तो 27 के बाद क्या होगा? 28। 28 के बाद क्या होगा? 30। 28 से पहले क्या होगा? 26। 26 से पहले 24। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, क्या होगा? 30 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो कल जो हम लोग सीजीएल के नोट अगला टेस्ट जो होगा आपका एसएससी पे बेस्ड रहेगा। सीजीएल, सीएचएसएल जो भी रहेगा सारा अप टू डेटेड सवाल रहेगा। ठीक है, कल मिलते हैं।